इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एनकोडर डिकोडर अच्छे से इन डेप्थ समझा था। इस वीडियो में हम अटेंशन मैकेनिज्म को इन डेप्थ समझेंगे, बट उससे पहले हम जानेंगे कि एनकोडर डिकोडर के साथ क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे जिसके वजह से हमको अटेंशन मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये एक बोर्ड साइड व्यू है एनकोडर डिकोडर का, जहां पे एक स्टेटमेंट जाता है और एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट होता है और डिकोडर उससे एक आउटपुट जनरेट करता है। तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अगर इस चार्ट को आप देखोगे, इस ग्राफ को आप देखोगे, जहां पे ब्लू स्कोर और सेंटेंस लेंथ है, जो ब्लू स्कोर है वो सबसे हाईएस्ट तब होता है जब सेंटेंस लेंथ 10 होता है। ठीक है, और जैसे ही नंबर ऑफ वर्ड सेंटेंस में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस थ्रेशोल्ड के बाद घट रहा है ब्लू स्कोर। ठीक है, तो जो ब्लू स्कोर होता है वो बेसिकली ट्रांसलेशन क्वालिटी मेजर करता है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं, मतलब ज्यादा बड़ा सेंटेंस है, तो क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन क्वालिटी घट रहा है। ठीक है, which means कि जब हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा हो जाता है, 20-30 हो जाता है, तो ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर उसका अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं बन पाता। ठीक है, और क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं है तो आउटपुट भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो द मेन प्रॉब्लम विद द आर्किटेक्चर स्टार्ट्स when the length of the text increases because the final context vector fails to capture all the information in the long input। और इसीलिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है इट्स अ वेरी पुअर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और इस पुअर रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो डिकोडर का आउटपुट होता है वो भी अप टू द मार्क नहीं होता है। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम था इस आर्किटेक्चर के साथ। अब दूसरा प्रॉब्लम मैं आने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए कि जो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है, ठीक है, वो तो इसका रिप्रेजेंटेशन है पूरा, तो हर एक टाइम स्टैम्प में डिकोडर को ये पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इस पूरे प्रॉपर सेंटेंस का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। बट अगर हम टाइम स्टैम्प T2 को देखें तो इस टाइम स्टैम्प में एक वर्ड जनरेट हो रहा है जो है कैसे। बट क्या इस कैसे को जनरेट करने के लिए इस पूरे सेंटेंस की इंफॉर्मेशन हमको चाहिए? आंसर है नहीं चाहिए, क्योंकि कैसे एक डायरेक्ट ट्रांसलेशन है हाउ का। तो आर और यू को भेज के हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या पास करना चाहिए? बेटर क्या होगा? हाउ। ठीक है, क्योंकि आर और यू का तो कोई महत्व नहीं है इस ट्रांसलेशन में, मतलब टाइम T2 में। वैसे ही अगर हम टाइम T1 की बात करें तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है आप, और ये किस पर डिपेंड करता है? एनकोडर के टाइम T3 पे। ठीक है, जो क्योंकि जो आप है वो किसका ट्रांसलेशन है? यू का। तो हाउ और आर उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करते जब डिकोडर का टाइम T1 होता है। ठीक है, जब डिकोडर टाइम स्टेप T1 में होता है। ठीक है, तो यही चीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हर एक टाइम स्टैम्प में हम पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के थ्रू। ठीक है, जबकि हम उस पूरे सेंटेंस का 1, 2, 3, 4 वर्ड दे सकते हैं जिसके हेल्प से ये बने। तो अभी आप बोलोगे कि यार तुम तो दिखा रहे थे यार एक वर्ड से ट्रांसलेशन हो जा रहा है, तो मल्टीपल वर्ड्स का कब जरूरत पड़ेगा? अगर एक ऐसा वर्ड है जैसे कि बैंक, जिसके मल्टीपल मीनिंग्स है, तब जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि बैंक है, ये इसका मतलब मनी बैंक भी हो सकता है और इसका मतलब रिवर बैंक भी हो सकता है। ठीक है, तब अगर मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो इस बैंक का मीनिंग बहुत अच्छे से पता चलेगा, तो ट्रांसलेशन अच्छे से हो पाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको पूरा सेंटेंस नहीं चाहिए, अ सिंगल वर्ड और 2-3 वर्ड से भी काम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो बात यह है कि टू ट्रांसलेट एनी वर्ड वी डू नॉट ऑलवेज नीड द होल ओरिजिनल सेंटेंस, मोस्टली अ सिंगल वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स इज इनफ। बट इन दिस आर्किटेक्चर द एंटायर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट वेक्टर is given at every timestamp, and due to this static representation decoder faces a problem in decoding। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन अटेंशन मैकेनिज्म में होता है कि हमको कुछ एक ऐसा टेक्निक यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि फॉर एनी गिवन टाइम स्टैम्प, लेट्स से टाइम स्टैम्प T2 के लिए, ठीक है, हम ज्यादा फोकस कर पाए हाउ पे, और आर और यू पे उतना फोकस ना भी करें तो चलेगा। ठीक है, we needed a mechanism so that we can focus on the part of the sentence that is actually important to generate a piece of translation rather than the entire sentence। So we need to pass the information to print cache
द टाइम स्टैम्प T1 ऑफ एनकोडर इज इंपॉर्टेंट टू द डिकोडर। ठीक है, तो जब हम कैसे जनरेट करवाना चाहते हैं तो हमको ये पास करना पड़ेगा किसी तरीके से कि T1 में जो है एनकोडर का वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये कैसे होगा? अगर हम सबको वेट्स असाइन करते हैं तो जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला इसको मैं आगे समझाऊंगा, थोड़ा सा मैथ आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। सिंपल है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन है, बट इतना जान लो कि एक वेट असाइन होता है जिसको हम अल्फा बोलते हैं, और अल्फा जो होता है वो सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका वेट सबसे ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली अल्फा जो वेट है अगर वो सबसे ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही चीज हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है दिस नीड्स टू बी डायनामिकली जनरेटेड एट एवरी टाइम स्टैम्प ऑफ द डिकोडर, क्योंकि डिकोडर के T1 में जिस एनकोडर का टाइम स्टैम्प का जरूरत है वो T2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि T1 में किसका जरूरत है? मेरे को U का, आप जनरेट करने के लिए। तो डिकोडर के T1 में हमको एनकोडर का T3 का वेट ज्यादा चाहिए, बट डिकोडर के T2 में हमको एनकोडर का T1 का वेट ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि तब हमको कैसे जनरेट करवाना है और वो जनरेट होगा हाउ के। ठीक है, तो ये है हमारा अटेंशन मैकेनिज्म। तो हम अभी थोड़ा सा डाइव डीप करेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है। तो एनकोडर का जो वेट्स है, हिडन स्टेट्स है, उसको हमने H से डिनोट किया है, और डिकोडर के जो हिडन स्टेट्स है उसको हमने S से डिनोट किया है। अब एनकोडर को थोड़ा साइड रख के हम डिकोडर पे फोकस करते हैं, और ये अभी जो पिंक में मैंने लिखा है उसको इग्नोर कर दो, वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे जब हम अटेंशन मैकेनिज्म की बात करेंगे। अभी हम नॉर्मल एनकोडर डिकोडर की बात करते हैं। पकड़ते चलते हैं टाइम स्टैम्प T2। डिकोडर के टाइम स्टैम्प T2 में हमको क्या क्या चीज जरूरी है? पहले तो T1 टाइम स्टैम्प का जो आउटपुट है वो जरूरी है। ठीक है, टाइम स्टैम्प T1 का आउटपुट हमको जरूरी है, और दूसरा चीज क्या है जरूरी? S1 जो हिडन स्टेट है वो जरूरी है। ठीक है, ये अपना एनकोडर डिकोडर में था। T2 के लिए हमको T1 चाहिए और S1 चाहिए। अभी जब हम आएंगे एनकोडर डिकोडर से दूर और अटेंशन की ओर, तो अटेंशन में हमको T2 में क्या चाहिए? T1 तो चाहिए ऑब्वियसली, S1 भी चाहिए, बस एक और इनपुट ऐड हो जा रहा है, वो है C2। अब C2 क्या है? C2 वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि कौन सा टाइम स्टैम्प एनकोडर का जरूरी है डिकोडर के T2 के लिए। ठीक है, so which time stamp of the encoder is useful, और इसी C को हम बोलते हैं अटेंशन इनपुट। ठीक है, तो बस ये एक और चीज हमको पास करना पड़ता है हर एक टाइम स्टैम्प में। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूं एक चीज, अगर इसको एक नॉर्मल इक्वेशन बनाऊं जहां पे T ऑफ n या T ऑफ i ले लेते हैं, T ऑफ i के लिए क्या जरूरत पड़ता है? ठीक है, T ऑफ i माइनस 1। ठीक है, जैसे कि हमको T2 के लिए क्या चाहिए? T1 का आउटपुट चाहिए, तो Ti माइनस 1 और Si माइनस 1 हिडन स्टेट, और क्या चाहिए? Ci। ठीक है, तो ये है फॉर Ti we need Ti माइनस 1, Si माइनस 1 एंड Ci। ठीक है, तो ये चीज था। अब हम थोड़ा सा घुसेंगे कि C क्या है, जनरेट कैसे होता है। ठीक है, उसको हम अटेंशन इनपुट बोलते हैं, तो हम अब उसको डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, द अटेंशन इनपुट Ci is the information about the timestamp or timestamps, क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं, of the encoder needed by the decoder to produce output at a given timestamp। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी टाइम स्टैम्प T2 के लिए अपन को क्या जरूरी है? ठीक है, कैसे के लिए हमको जरूरी है? हाउ, तो हमको ये H1 चाहिए। ठीक है, तो अब C2 में ये इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, C2 में ये इंफॉर्मेशन होगा। Ci मतलब कोई भी C एक वेक्टर होता है जो कि डायमेंशन
HI का होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम एनकोडर के टाइम स्टैम्प को यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि T2 के लिए हमको H1 चाहिए, ठीक है, T2 के लिए हमको H1 चाहिए, तो ये तो ऑब्वियसली एक वेक्टर है ना। अगर ये 4 डायमेंशन का होगा तो ऑब्वियसली C विल बी ऑफ 4 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन का होगा तो C भी 2 डायमेंशन का होगा, तो इसका डायमेंशन HI के बराबर होता है, वो भी ऑब्वियसली एक वेक्टर है। If more than one timestamps of encoder are given, their weighted sum is passed. ठीक है, तो all the encoder hidden states are assigned some weights for every timestamp of the decoder, जो मैंने आपको पहले बोला था। Obviously weights assign होगा तभी weighted sum होगा, ठीक है। अब हम उस weights के पास आते हैं, और यहाँ पे ना मैं एक दूसरा एग्जांपल लिया हूँ जो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो पहला तो चीज ये है कि यहाँ पे आपको कुछ वेट्स दिख रहे हैं जो कि अल्फा, ठीक है, तो वैसे तो अब क्या है कि अपना C1 के लिए C1 का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा अल्फा 1 तो यहाँ पे भी ऐसे होगा। मैं ना इसको अच्छे से एक बार लिख देता हूं, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगा ठीक है, वो बनेगा अल्फा 1 इंटू H1, ठीक है। ये जो अल्फा 1 है इंटू H1, ठीक है, अल्फा 1 इंटू H1 प्लस अल्फा 1 ठीक है, C1 के लिए अल्फा 1 इंटू H2, ये जो H2 है वो होगा, ठीक है, और अल्फा 1 इंटू H3 और 1 इंटू H4, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग C2 पे काम करेंगे, तब यही इक्वेशन मोस्टली सेम ही रहेगा, सॉरी, तो ये इक्वेशन मोस्टली सेम ही रहेगा अपना, कुछ ज्यादा चेंज होगा नहीं, बस वैल्यू चेंज होगी, तो सेम इक्वेशन रहने वाला है। तो मैं आपको अच्छे एग्जांपल के लिए एक बार फिर से दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी C2 पे थोड़ा सा करेंगे, तो H1 इंटू अल्फा 21 प्लस H2 इंटू अल्फा 22, ठीक है, प्लस H3 इंटू अल्फा 23, ठीक है, फिर प्लस H4 इंटू अल्फा 24, ठीक है। तो इस टाइप का इक्वेशन बनेगा जब अपन C का बात करेंगे, ठीक है, मतलब C2 का बात करेंगे। तो अभी हम आते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं वेट्स के बारे में, ठीक है। अभी हमको पता चल गया कि जो C है वो कैसे बन रहा है, ठीक है, वेक्टर। If the weight of HI is the highest, it will impact the creation of Ci the most. If the weight of H3 is the highest, it will impact the generation of C2 the most. Obviously, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम यहाँ पे C2 की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छा होगा कि ये इक्वेशन मैं वापस से लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, C2 का, तो मैं आपको अच्छा समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, C2 के लिए ये 21 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा, और ये 23 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को C2 चाहिए, C2 क्या है, सॉरी थोड़ा छोटा, अब ठीक है, C2 चाहिए, मतलब इसके ये चाहिए मुझे, मतलब मुझे वेग का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जल्दी को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अर्ली
ठीक है, जल्दी को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली। तो अर्ली से निकला हुआ जो ये वेट है, अर्ली से एसोसिएटेड सॉरी ये वेट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सो दैट इसका इम्पैक्ट बढ़े, बाकी सारे वर्ड्स का इम्पैक्ट उतना ना हो, ठीक है। तो वही चीज है, मैंने वही बोला है, द वेट ऑफ HI इज द हाईएस्ट, इट विल इम्पैक्ट द क्रिएशन ऑफ CI द मोस्ट, ठीक है। तो जो HI है मतलब H4 का वेट सबसे ज्यादा था, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका C2 पे, क्योंकि C2 से इन से तो C बन रहा है, ठीक है। सो alpha is a score that tells us at any timestamp of the decoder which timestamp of the encoder is important, ठीक है। तो अब हम ना इस अल्फा को थोड़ा अंदर घुसते हैं, अल्फा को डिकोड करते हैं कि अल्फा है क्या, कि अल्फा कैसे बनता है। अब सी कैसे बनता है वो तो हम समझ गए भाई, सी का फॉर्मूला अपन समझ गए कि हाँ भाई सी ऐसे बन रहा है, सी का वैल्यू ऐसा हो रहा है, ठीक है, सी का इक्वेशन ये है। अब ये जो अल्फा है, ये अल्फा कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो एट एनी गिवन टाइम स्टैम्प alpha depends on some HI and some SI-1। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके वहां पे पेस्ट करता हूँ, फिर अपन समझेंगे कि क्या कह रहा हूं मैं और क्या है SI-1, ठीक है। तो अपन ना वापस से इस चीज को देखेंगे, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि अपन इसको अच्छे देख पाए, ठीक है। अल्फा को पकड़ के चलते हैं, चलिए अल्फा Q2 को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा H2 पे, ठीक है, अल्फा डिपेंड करेगा H2 पे, और ये डिपेंड करता है SI-1, तो S2-1 मतलब S1 पे। तो ये जो अल्फा Q2 है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, H2 पे और S1 पे। और ये क्या है, S1 पे क्यों डिपेंड कर रहा है, चलो H2 पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, बट S1 पे क्यों डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि अगर मुझे जल्दी एक सीक्वेंस, क्योंकि हम हैप्पीजेट को जनरेट नहीं कर रहे, हम तो सीक्वेंशियल जनरेट कर रहे, तो जल्दी को जनरेट करने के लिए मुझे ये भी जानना पड़ेगा कि इससे पहले क्या जनरेट हुआ था, ठीक है। मुझे ये तो जानना ही है कि इंग्लिश वाला क्या था, बट इससे पहले क्या था वो भी तो जानना है। तो इसीलिए हम डिकोडर के भी वेट्स को कंसीडर कर रहे हैं अल्फा बनाने के लिए। तो एट एनी गिवन अल्फा हमको उस एनकोडर का वेट और डिकोडर का वेट दोनों जरूरी है, ठीक है। तो यही चीज है। अब AIJ मतलब जो अल्फा 22, जो अल्फा 22 है वो क्या है, ऑब्वियसली अल्फा 22 इज अ फंक्शन ऑफ HI, SI-1। अच्छा, तो अभी जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे एक ANN लग रहा है, ठीक है। इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए, क्योंकि ANN का प्रॉपर्टी है गिवन एंड पर डेटा वो कोई भी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर लेता है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का लेयर लगा देते हैं और उसमें हम लोग H को और SI को पास करते हैं। तो ये है वो पूरा डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एक ANN का लेयर लगा दिया है, एक ANN न्यूरल नेटवर्क लगा दिया है। तो हर एक H के लिए अगर मैं अभी C2 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये सारे वेट्स असाइनमेंट के लिए मैं वहां पे S1 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ एज एन इनपुट टू ANN, ठीक है। तो ये है पूरा कहानी एनकोडर डिकोडर का। तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं, प्रॉपरली अगर हमको जनरेट करवाना है किसका, अर्ली का,
अर्ली का ट्रांसलेशन, तो ड्यू टू दिस वेट असाइनमेंट यूजिंग एन ANN, हम इसको वेट्स दे के यहाँ पे जल्दी को जनरेट करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कॉन्टेक्स्ट वेक्टर से पीछा छुड़ा के प्रॉपरली एक न्यूरल नेटवर्क लेयर यहाँ पे लगा के, और बाय द वे ये न्यूरल नेटवर्क भी ट्रेन होता है इस पूरे आर्किटेक्चर के साथ ही। ठीक है, हम लोग अच्छे से जनरेट करवा पा रहे हैं। तो ये है पूरा अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये है पूरा अटेंशन मैकेनिज्म और ऐसे ये काम करता है। ठीक है, तो ये उस सारे प्रॉब्लम्स को हटा दे रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वेक्टर ही नहीं है। अब जिसका जितना इंपॉर्टेंस है उतना उसका इंपॉर्टेंस लगेगा। जैसे जल्दी के लिए मुझे प्लीज वेकअप उतना नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली ANN के थ्रू ये जो वेट्स हैं वो इनके लिए कम होंगे और ये सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो C2 वेक्टर है वो इस इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा और फिर यहाँ पे टाइम T2 में हमारा T1 का और S1 का और C2 ये तीनों इंफॉर्मेशन जाके आराम से जल्दी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि अटेंशन अपना हो गया। ठीक है, फिर अपन ट्रांसफॉर्मर में घुसेंगे और पढ़ते पढ़ते हम सेल्फ अटेंशन में चले जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास ये अटेंशन का पेपर है। ठीक है, 2016 में ये आया था और जब मैं इस पेपर को पढ़ रहा था, मैं आपको बताने के लिए बहुत सारी चीजें बहुत एब्स्ट्रैक्शन में बताया हूँ। ठीक है, मैं जितना ज्यादा अलाइन हो सकता था पेपर में, मतलब जितना ज्यादा क्लोज पेपर को एक्सप्लेन करता था, शायद इससे ज्यादा क्लोज में नहीं एक्सप्लेन कर पाता। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ चीजें हटाई हैं, जैसे कि इन्होंने अपने ओरिजिनल पेपर में बाई डायरेक्शनल LSTM यहाँ पे इन्होंने लगाया था एनकोडर में। ठीक है, डिकोडर में नहीं था, एनकोडर में था। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल इन्होंने लगाया था। मैंने इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सट्रैक्ट करके आपको सिंगल डायरेक्शनल LSTM लेयर यूज करके बताया है। और यहाँ पे अगर आप वेरिएबल्स देखोगे तो वेरिएबल नेम्स भी सब मैंने मोटा मोटी सेम ही रखे हैं, क्योंकि अगर आप इस पेपर को पढ़ो तो आपको पता चल पाए। तो वही रीजन था कि यहाँ पे मैंने इनको F बुलाया है डिकोडर में, इनको यहाँ पे H बुलाया है जो हिडन स्टेट थे। और ये ग्राफ आप देख सकते हो कि 30 वर्ड्स के बाद उतना ज्यादा घटा नहीं है। ठीक है, स्टेबल काइंड ऑफ रहा है मीन स्कोर। तो ये पेपर है, इसको मैं नीचे लिंक कर दूंगा आपके लिए। और ये यहाँ पे अगर मैं इसको पकड़ूं इस चीज को, तो क्या है कि ये जो हमारे अटेंशन स्कोर्स निकल के आए थे, ठीक है, जो अल्फा था, ठीक है, सॉरी जो वेट्स जो निकल के आए थे वो इन्होंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है कि कौन सा लेटर के लिए, आई गेस ये फ्रेंच है और ये अपना इंग्लिश है। तो कौन सा किसके लिए कितना जरूरी है वो यहाँ पे उन्होंने प्लॉट किया हुआ है। पढ़ लेता हूँ। 4 सैंपल्स अलाइनमेंट फाउंड इन RNN सर्च 50 XXY प्लॉट कॉरेस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली। हाँ, तो इंग्लिश और फ्रेंच है, AIJ है और ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने प्लॉट किया हुआ है कि अगर उनको एग्रीमेंट का सबसे ज्यादा वेट एकॉर्ड में था तो उसका ट्रांसलेशन एकॉर्ड बैठा। और अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यूरोपियन का जो सबसे ज्यादा वेट वो यूरोपियन के लिए था। तो वैसे ही इन्होंने दिखाया है अगस्त और उसका सबसे हाईएस्ट वेट इसमें था। तो 1992 का सबसे हाईएस्ट ऑब्वियसली 1992 था। तो बिकॉज हम वेट्स को भी कैप्चर कर सकते हैं तो ऐसा एक प्लॉट हम बना सकते हैं जिससे हम लोग को वो हीट मैप टाइप ऑफ हमको पता चल जाए कि कौन सा वर्ड किससे सबसे ज्यादा रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब किस वर्ड के लिए कौन सा ज्यादा वर्ड ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो यही था मोटा मोटी अटेंशन मैकेनिज्म। और क्यों हम लोग अटेंशन मैकेनिज्म यूज करते थे, मेनली हमने कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को एलिमिनेट करके वेटेड सम की तरफ हम लोग अप्रोच निकाले थे। फंक्शन अप्रोक्सीमेशन के लिए हम ANN यूज करते थे। तो
यही है मोटा मोटी अटेंशन मैकेनिज्म का पूरा आर्किटेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और थोड़ी लेट आ रहे थे वीडियोस, तो अभी मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलर वीडियो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और होप कि आपको कुछ सीखने को मिला हो। आप इसको शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, एंड लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, सो दैट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू, बाय।